मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने दो बैलों की कथा जो कहानी पढ़ी थी, अब उसका दूसरा भाग मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। लेखक हैं इसके दो बैलों की कथा के लेखक का नाम है प्रेमचंद जी। मैंने इनका जीवन परिचय आपको पिछले वीडियो में बताया था। आइए चलते हैं दो बैलों की कथा के बचे हुए शेष भाग की ओर। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला रहा है। वो हाँ, सांडी है। जो हीरा मोती बैल हैं वो भाग कर आ गए हैं। झूरी के जो साला ले गया था उन्हें हीरा मोती के लिए, लेकिन उसे वहाँ का रहन सहन पसंद नहीं आया उन दोनों बैलों के लिए, तो वो वहाँ से भाग निकले हैं। भागते हुए रास्ता भूल गए हैं। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वो सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चलें। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेड़ देता हूँ, तुम पीछे से रगेड़ दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग उसीड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, बैरी कहते हैं शत्रु के लिए। ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसे ही मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे तो है सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ही ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस एक ऐसा मवेशी खाना है जिसमें आवारा पशुओं को बंद किया जाता है और उनकी नीलामी की जाती है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सामना करना पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही ना आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहे, ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से कहा, बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की कच्ची दीवार थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने
आ निकला। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का? और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंधे, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह सींग दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर रजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। ये सभी जानवर वो थे जो पकड़कर लाए गए थे कसाई खाने में। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। शायद इसीलिए न गधा कहा जाता। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी खड़े खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गए तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता। ठिठरियाँ निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वो कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। दोनों पशु समझ गए थे कि ये जो दड़ियल है वो कसाई है और हमें काटने के लिए हमें लेने के आया है। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते, भागते जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आता। हार कहते हैं खेत के लिए। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकनी चपल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया, यानी अपने खेत आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। हाँ, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया,
हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा, इसे तो मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। जब जान बचती है तो शरीर में फुर्ती अपने आप आ जाती है। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा आता था। दड़ियल यानी वही कसाई झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने आकर दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझाऊँ चुराए लिए जाते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? बेचारे झूरी को पता ही नहीं था कि उसके साले के यहाँ से ये भाग गए हैं बैल। जाकर थाने में रफट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। हीरा थोड़े से शांत स्वभाव के हैं और मोती थोड़ा उग्र स्वभाव के। अगर वह मुझे पकड़ता तो बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह यानी उत्साह। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। जो इसकी झूरी की पत्नी है, उसे भी अपने बैलों से अब इतना लगाव हो गया उनकी स्वामी भक्ति देखकर कि उसने भी उनके आखिर में माथे चूम लिए। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।